नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर एंड स्कोप और क्षेत्र के बारे में। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। प्रोफेसर हेरल्ड, इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक शोधों से है, उन समस्त आर्थिक शोधों से है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। किसने कहा? प्रोफेसर हेरल्ड ने। किसमें कहा? अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। पीटी एल्सवर्थ, इन्होंने अपनी पुस्तक द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संबंध विभिन्न राष्ट्रों के आपसी आर्थिक संबंधों से है। यानी ये राष्ट्र ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो इन सभी का जो आपसी आर्थिक संबंध है, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनमें आर्थिक संबंधों की शुरुआत होती है और इनके कारण क्या आती हैं? समस्याएं। आर्थिक संबंधों व समस्याओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वासरमैन एवं हल्टमैन, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों, पूंजी व बहुमूल्य धातुओं के विनिमय से है। विनिमय यानी आयात और निर्यात। इसमें इन मदों का स्वामित्व एक देश के निवासियों से यानी ए देश के निवासियों से दूसरे देश के निवासियों बी को स्थानांतरित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन कानूनों, संस्थाओं एवं व्यापारों का वर्णन तथा विश्लेषण करता है जिनके अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के हितों यानी इंटरेस्ट को अधिकतम करना। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ? 17वीं शताब्दी में वणिकवाद के विकास के साथ ही किसका विकास हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वणिकवादियों ने क्या किया? निर्यात यानी एक्सपोर्ट, निर्यात पर तो जोर दिया और इंपोर्ट को प्रतिबंधित किया। इसका कारण क्या रहा? भुगतान संतुलन अनुकूल करने के लिए 18वीं सदी प्रकृतिवादी, इन्होंने वणिकवाद का विरोध किया और प्राकृतिक क्रम का अनुसरण किया। इन्होंने प्रतिबंध का विरोध करते हुए लाइजेज फेयर, लाइजेज पासेज पॉलिसी का समर्थन किया। लाइजेज फेयर, लाइजेज
पासेज पॉलिसी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? क्वस ने द्वारा 18वीं सदी के अंत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए और इनके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यवस्थित वर्णन शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र के समान ही है। बुनियादी धारणाएं एवं विश्लेषण वही है, खाली अंतर किस चीज का है? रुचि व प्रकृति का अंतर है। इसके परिमाणात्मक दृष्टिकोण में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय किया जाता है। इसके मौलिक विषय का द्वितीय पहलू है साधन, श्रम और पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का शुद्ध व्यापार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा साधन की गतिशीलता से संबंधित दो प्रमुख एवं मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत सामान्य मूल्य और कीमत सिद्धांत का ही अंग है। इस सिद्धांत का विकास स्थैतिक ढांचे के अंतर्गत हुआ है तथा इसका विश्लेषण सामान्य साम्य व आंशिक साम्य दोनों में किया जाता है। सामान्य साम्य का कौन सा सिद्धांत है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशुल्कों का प्रभाव किसके अंतर्गत आता है? आंशिक साम्य के अंतर्गत आता है। मौद्रिक व शुद्ध व्यापार में क्या किया जाता है? भेद किया जाता है। मौद्रिक सिद्धांत का संबंध अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने तथा विनिमय दर के निर्धारण से है। तो मौद्रिक दर का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको ठीक करने तथा विनिमय दर के निर्धारण से है। मौद्रिक सिद्धांत क्या है? प्रावेगिक है तथा इसका संबंध व्यापार चक्र, आय एवं रोजगार के सिद्धांतों से है। तो व्यापार चक्र सिद्धांत, आय सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, ये सभी किससे संबंधित हैं? मौद्रिक व्यापार सिद्धांत से संबंधित हैं। शुद्ध सिद्धांत का संबंध वास्तविक परिणामों से है जो मौद्रिक प्रणाली से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अर्थात शुद्ध सिद्धांत मुद्रा की उदासीनता को स्वीकार करता है। तो शुद्ध व्यापार सिद्धांत क्या करता है? मुद्रा की उदासीनता को स्वीकार करता है। इससे समझ में आता है मौद्रिक प्रणाली के वास्तविक और मौद्रिक चरों का निर्धारण किस रूप में होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अन्य महत्व क्या है? अन्य महत्व है कार्य करने की पद्धति के बारे में जानकारी रखना। अब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विभाजित कर सकते हैं। किसमें? विषय सामग्री में, प्रकृति में और अन्य विषयों से संबंध में। विषय सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, तुलनात्मक सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत, साधन मूल्य सामान्यीकरण सिद्धांत, लियोनतीफ का विरोधाभास, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत। दूसरा आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मौद्रिक पहलू, जिसके अंतर्गत व्यापार शर्त, विदेशी व्यापार गुणक, विनिमय दर, विनिमय सिद्धांत, विनिमय नियंत्रण, भुगतान संतुलन, मूल्य स्थिरता, विनिमय स्थिरता। तीसरा आएगा वाणिज्यिक या व्यापार नीतियां, जिसमें स्वतंत्र व्यापार व संरक्षण विधियां, एकाधिकार संघ व अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रशुल्क नीति, राशि पतन, साम्राज्य अधिमान,
राजकीय व्यापार, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार, कस्टम यूनियन सिद्धांत। अगला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, EU, व्यापार सम्मेलन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार की संगतता एवं दिशा के बारे में भी हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रकृति में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? विज्ञान प्लस कला, दोनों की प्रकृति है। अन्य विषयों में देखें तो सामाजिक विज्ञान के साथ इसका संबंध है। सामाजिक विज्ञान में किससे? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित व सांख्यिकी से। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर पहला साहित्य दोस्तों 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा। नाम क्या था? इसे हम कई बार वेल्थ ऑफ नेशन बुक के रूप में भी जानते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कैजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के बाद में इसका विस्तार और विकास किसने किया था? डेविड रिकार्डो। जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्शल, वेस्टेबल, केरेंस आदि ने इसका विकास किया। प्रथम युद्ध काल के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुआ, जिसने प्रतिष्ठित सिद्धांत में संशोधन और सुधार को आवश्यक बना दिया। अब एकाधिकार और कार्टेल्स दृष्टिगोचर होने लगे। जर्मन हस्तांतरण समस्या, युद्धोपरांत तीव्र मुद्रा प्रसार, किस्सा में स्वर्णमान का परित्याग, महाबंदी आदि ने भुगतान संतुलन में अव्यवस्था पैदा कर दी, जिससे बाध्य होकर कठोर संरक्षणात्मक कदम उठाने पड़े। विदेशी विनिमय नियंत्रण, प्रेस शुल्क एवं कोटा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का त्याग किया गया। फ्रैंक ग्राहम, बर्टिल ओहोलिन, जेकब वाइनर, हेबलर, पॉल एजिंग, किंडलबर्गर, केम्प, मूंडले, जारोस्लेव वेनक, एल्सवर्थ, लारी, तार्सिया, स्नाइडर आदि ने अनेक पुस्तकें लिखी। अर्धविकसित देशों की दृष्टि से वाइनर, हिक्स, किंडलबर्गर, हावेल्मो, लिंडर, मिंट, हेबरलर और नरक्स ने अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। अर्धविकसित देशों के संदर्भ में तुलनात्मक लागतों की संरचना एवं व्यापार शर्तों की गति को प्रभावित करने वाले विश्लेषण मॉडल सर्वप्रथम हिक्स ने 1953 में इन्यूंगरल लेक्चर में प्रस्तुत किया, जिसे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक पेपर में जून 1953 के अंक में प्रकाशित किया गया। उसके बाद में एसे इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पत्रिका में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया। 1955 में हैरी जी जॉनसन ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड शीर्षक से मैनचेस्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। इसे विस्तृत रूप से 1958 में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। जुलाई 1960 ईस्वी में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नामक लेख इंडियन इकोनॉमिक जर्नल में जगदीश भगवती ने जॉनसन की
पुस्तक से प्रस्तुत किया। कार्डन ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक पेपर्स में इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ए जियोमेट्रिक अप्रोच नाम से प्रस्तुत किया। फिंडले और गुरुबर्ट ने तकनीकी प्रगति और तुलनात्मक लागतों के संबंध में लेख निरूपित किया। बेन सुसान बट ने पूंजी निर्माण का व्यापार पर प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया। अर्धविकसित देशों की आरोपित दीर्घकालीन प्रतिकूल व्यापार शर्त से संबंधित उच्च कोटि के लेख वाल्डविन, एल्सवर्थ, मार्गन, हेबरलर, जगदीश भगवती तथा अन्य लेखकों ने प्रकाशित किए। विकासशील देशों की भुगतान संतुलन की समस्या का दक्षतापूर्ण विश्लेषण मिड, जॉनसन, कुरिहारा, इंग्राम, कार्डन तथा अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। रोगनार नरक्स ने पूंजी निर्माण का भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभाव का अत्यंत उच्च कोटि का विवेचन प्रस्तुत किया। अर्धविकसित देशों में विदेशी पूंजी के विनियोग की भूमिका पर वुल्फ और सफरिन की कृतियां हैं। मैकडूगल ने द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अबॉर्ड ए थ्योरेटिकल अप्रोच में विदेशी पूंजी के विनियोग के लाभों और लागतों पर अत्यंत कठिन विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसी के समान अर्न्ड, नेब, स्ट्रिटेन तथा केरन क्रॉस द्वारा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। विदेशी ऋण के भुगतान की समस्या से संबंधित वेदनशील विश्लेषण एच.एस. एलिस द्वारा संपादित किया गया। अपनी पुस्तक में उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। जी.एम. एटलर ने द सर्विसिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में प्रस्तुत किया। अर्धविकसित देशों के संदर्भ में संरक्षणवादी तर्क की समस्या से संबंधित साहित्य जिसे गांगुली, मिर्डाल, रोल प्रेबिस, जॉन ब्लेक, हेगन तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया। चुंगिसंग तथा अधिमानात्मक व्यापार समझौते से संबंधित अध्ययन में वाइनर, मिड, लिप्से, जॉनसन, बेल्ला ब्लास, सिटास्की द्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रत्यक्ष ज्ञानवर्धन विश्लेषणात्मक अंश के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लैटिन अमेरिका 1949 उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास की समस्या पर विद्यार्थी बर्न द्वारा लेखों में समस्याओं का प्रस्तुतिकरण चिंतन करने योग्य है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व या लाभ यह समझने में सहायता करता है कि पूर्व में राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित करना। तीसरा क्या है? इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई राष्ट्र दीर्घकाल तक द्वंद्वात्मक आर्थिक नीति को न तो अपना सकता है और न ही व्यवहार में प्रयोग कर सकता है। इसका अध्ययन राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई मेरा पड़ोसी गरीब की नीति को पूर्ण निरर्थक साबित करती है। यह बताती है कि कुछ समस्याएं अकेले से हल नहीं हो सकती, वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव हैं। इस तरह से दोस्तों हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व क्या है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।